नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह और इनसाइट में आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध देश के हर परिवार से है। बात होगी देश में नवजात, उनके स्वास्थ्य, अब तक की देश में जो प्रगति हुई है उस पर, आगे की राह और चुनौतियों पर। भारत ने पिछले दशक में नवजात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की है। द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर 25 के रिकॉर्ड सबसे कम स्तर पर पहुंची, जो वर्ष 2013 में 40 थी। यानी 10 साल में करीब 38% की तीव्र गिरावट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में दर्ज की गई है। साथ ही देश में जो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है उसमें भी तेजी से कमी आई है। वहीं हालिया यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन की रिपोर्ट बताती है कि 1990 से 2023 के बीच भारत ने अंडर 5 मोर्टालिटी में 78% और नियोनेटल मोर्टालिटी में 70% की गिरावट दर्ज करके दुनिया के कई देशों को पछाड़ दिया है। इन उपलब्धियों के साथ हम ये भी जानते हैं कि नवजात मृत्यु अभी भी बाल मृत्यु का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए न्यूबॉर्न वीक का महत्व काफी बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। पहला, नवजात को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। दूसरा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य व्यवस्था और नीति निर्माताओं को यह याद रहे कि नवजात सिर्फ जीवित रहना ही नहीं है बल्कि स्वस्थ रूप से बढ़ना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है। न्यूबॉर्न वीक की जब हम बात करते हैं तो ये हर साल 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच मनाया जाता है और इस साल न्यूबॉर्न वीक थीम है न्यूबॉर्न सेफ्टी, एवरी टच, एवरी टाइम एंड एवरी बेबी। ये सिर्फ एक जागरूकता सप्ताह भर नहीं है बल्कि ये याद भी दिलाने वाला अवसर है कि जीवन के पहले जो 28 दिन होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए सबसे नाजुक होते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए 3 खास मेहमान इनसाइट में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय के राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर संजय राय, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर हरीश चिल्लानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट एट सोसाइटी फॉर अप्लाइड स्टडीज, साथ ही फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर हरीश चिल्लानी, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही तीसरी खास मेहमान डॉक्टर सुमिता घोष हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रेजिडेंट फेलो हैं नीति आयोग, साथ ही फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर रही हैं चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका भी डॉक्टर सुमिता घोष हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी के जो अनुभव हैं और जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमने कहाँ प्रगति की है, कितनी की है, अभी भी चैलेंजेस कहाँ बाकी हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर हरीश, पहला सवाल आपसे है। जिस तरह से मैंने कुछ आंकड़े बताए और अगर हम 1990 से 2023 के बीच के आंकड़ों को समझें तो ये दिख रहा है कि भारत में जो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है उसमें लगभग 78% की कमी हुई है, नियोनेटल मोर्टालिटी में लगभग 70% की गिरावट दर्ज हुई है। अब अगर हम खास तौर से नवजात की बात करें तो इसमें मोर्टालिटी में जो तेज कमी हमने हासिल की है उसके क्लिनिकल और फैसिलिटी बेस्ड मुख्य कारण क्या रहे हैं और आज सबसे जो क्रिटिकल मेडिकल गैप्स हैं वो आपकी नजर में क्या है? थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस शो। इनफैक्ट जो मेजर चेंजेस आई हैं फ्रॉम 1990 टिल डेट, ये जो आपने SRS का डेटा किया है, देयर हैज बीन ए शिफ्ट ऑफ केयर। अगर देखा जाए, इनफैक्ट न्यूबॉर्न केयर शुरू में जो थी इट वाज मेनली confined to the medical colleges, and the government of India had taken a strong decision to shift the care from medical colleges to the district and the sub-district level of care. That is number one. Second important thing had been the lot of funding has been made on the infrastructure and the processes, capacity building during this process from 1990. If I say there was a program which was launched in 1992, Child Survival and Safe Motherhood Program. And then there was a focus on the training of the trained birth attendants, promoting institutional birth and promoting care of the sick babies and of course the pregnant mother. Later on, the government of India launched several programs like promoting the institution deliveries. In 1990, if we recall, there were many births, more than 60-70% births, they were happening at the home settings. With this initiation of the Janni Shishu Suraksha program, which came in somewhere in 2004 and 5,
the promotion of the institution delivery was incentivized. And now if we see our 85 to 90% of the deliveries, they are happening in the institution. That is another thing which happened. Another thing which, if we see the facility-based newborn care program, which came in somewhere 2003 and 2004, and the push was given, and special newborn care unit were set up at the each district level with more than 1 million population. So if we see the district level care from the medical college, it has come to the district level. And at the FRU level or the CHC level, we had the functional unit where the stabilization of the newborn is to be done and emergency cesarean section. Because as we all know, the newborn का जो care है वो अगर हम कम करना चाहते हैं तो उसमें 49% जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो मैटरनल इंटरवेंशन से आता है. सो द फोकस वाज ऑन द इंस्टीट्यूशन डिलीवरी ऑफ दिस. दैट वाज अनदर थिंग. एंड इफ वी सी ऑल द स्टेक होल्डर्स, द प्रोग्राम मैनेजर्स, और अगर मैं कहूँ इसमें प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन and the healthcare providers, they all came together in this whole journey to make this happen. And another thing which you had asked, what are the gaps actually still? You know, we have reached a lot of gain which we have got till now, but still if we see, there is lot of डॉक्टर हरीश, interstate आपने and गैप्स की बात की, इस पर भी हम फोकस करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है जब हम शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं, उसमें बहुत तेजी से हमने कमी दर्ज की है. लेकिन हम चाहेंगे कि हर बच्चा स्वस्थ पैदा हो और अपनी जो पूरे स्वस्थ जीवन का अनुभव ले. तो कुछ चैलेंजेस भी इस दिशा में हैं. क्या गैप्स हैं, इन पर मैं आपसे बात करूंगी आगे. डॉक्टर संजय, जैसा अभी डॉक्टर हरीश ने भी बताया है कि बहुत सारी चीजें हैं. न्यूनेटल मोर्टालिटी में जो कमी हुई है लगभग 70% की, इसमें बड़ा योगदान रहा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स का, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन और कम्युनिटी कवरेज, बहुत सारी चीजें रही हैं. लेकिन कुछ हाई बर्डन पॉकेट्स अभी भी मौजूद हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे. लेकिन अब अगर मैं इस पूरे न्यूबॉर्न वीक की बात करूं जो कि 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है, आपका नजरिया क्या कहता है? क्योंकि ये नवजात स्वास्थ्य पर केंद्रित राष्ट्रीय सप्ताह है और न्यूनेटल पीरियड की जब हम बात करते हैं यानी 0 से 28 दिन तक के जो सभी बच्चे हैं उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा एक हिस्सा होता है जिसमें हम इस मोर्टालिटी को गिनते हैं. ये जो सप्ताह है अलग अलग राज्यों को अपने एक्शन प्लान, फैसिलिटी रेडीनेस की समीक्षा का अवसर भी देता है. तो आपकी नजर में इस वीक का महत्व क्या है और राज्यों के स्तर पर इसके मेजरेबल आउटकम्स किस रूप में दिखाई देते हैं? डॉक्टर संजय, आपको अनम्यूट करना होगा. ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है. डॉक्टर हरीश ने भी बताया, आपने भी बताया, नियोनेटल मॉर्टेलिटी जो है, जो फर्स्ट 4 वीक के बच्चे होते हैं उनको हम नियोनेट्स करते हैं. 28 दिन के कम के बच्चों को नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट अभी भी जो है जैसे हमारी कंट्री का इस समय 17 है, बट फिर भी ज्यादा है इफ यू कंपेयर विथ अदर डेवलप कंट्री या अपनी कंट्री में ही अगर मैं बात करूं तो बहुत से स्टेट्स हैं, केरला है, नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं जिनका 5 के आसपास है. मतलब ये है हमारा सिंगल डिजिट में है. ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्री देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, सो सिंगल डिजिट में है इनमें. और आज से नहीं है, पिछले 20 साल से ज्यादा हो गए सिंगल डिजिट में हुए. तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है. और उसके कारण जो है मेजॉरिटी जो प्रिवेंटेबल कारण होते हैं, जो बच्चे 28 दिन के भी नहीं हमारे यहाँ कर पाते हैं. 17 अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, रेट हम हमेशा 1000 लाइव बर्थ में करते हैं. सो 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो पूरा महीना पूरा नहीं कर पाते हैं. उनमें से 17 बच्चे 17 जो है पूरे. अगर हम इसकी बात करें इन्फेंट मॉर्टेलिटी की फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाते, तो आज काफी इंप्रूव किया हमने. कभी हम 80 पे हुआ करते थे, जिसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, IMR. इस समय हमारा IMR जो है अगर देखिए तो 25 पे आ गया है.
मतलब 25 बच्चे जो है, फिर भी 25 अगर देखा जाए डेवलप कंट्री से या इसी कंट्री में दूसरे स्टेट से देखा जाए तो काफी ज्यादा है। तो इसके कारण पे हमें जाना पड़ेगा। और ये जो वीक हम मनाते हैं, जो आपका सवाल था कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही अवेयरनेस क्रिएट करना, सभी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लेवल पे, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लेवल पे। सो एक सभी लोगों का जो है मिला जुला प्रयास हो कि इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स प्रिवेंटेबल है। जो अगर देखें डेवलप कंट्री की जो डेथ्स हो रही हैं, जो न्यूनेटल डेथ हो रही है, वह अनअवॉइडेबल है कई बार जो है, क्योंकि वह कंजेनाइटल एनामली कुछ होती है जो जन्म से ही जो है बच्चों में जो है प्रॉब्लम होती है। वह तो जब कंजेनाइटल एनामली होती है तो उसमें डेथ्स हो सकती हैं, उनको शायद प्रिवेंट करना मुश्किल हो जाता है। हम कंजेनाइटल एनामली ना होने दें, उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, उसको जो है फुल टर्म तक न जान दें, ये सब चलता है। और इसलिए वहां इवन कंजेनाइटल एनामली भी ऑलमोस्ट कम हो गया, सिंगल डिजिट क्या 1 के आसपास पहुंच गया है। इन्फेंट मार्टेलिटी भी 1 है, 1 2 3 4 मैक्सिमम कंट्री का, या नियोनेटल मार्टेलिटी भी ये है 1 के आसपास है। तो इसके लिए ये जो हम वीक मनाते हैं हमेशा नियोनेटल स्वास्थ्य के लिए जो है, क्योंकि अगर देखें तो नियोनेटल में मोर देन 50% डेथ जो इन्फेंट मार्टेलिटी की होती है वो नियोनेटल पीरियड में होती है। नियोनेटल पीरियड में भी जो है फर्स्ट 7 डेज जो है उसकी 50% के आसपास डेथ। सो फर्स्ट 7 डेज बहुत ही क्रूशियल होता है। और ये जितने हमारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, फर्स्ट जो मेन इसमें ये हुआ ब्रेक थ्रू हम कहें, जननी सुरक्षा योजना जब एनएचएम के साथ 2005 में लॉन्च की गई, उसका कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाए, उसके थ्रू, क्योंकि मैटरनल मार्टेलिटी और नियोनेटल मार्टेलिटी दोनों को कम करना उसका उद्देश्य है। तो हर प्रोग्राम के एक अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था। सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जब भी प्रोवाइड की जाएगी तो कम होगा। सो ये एक बहुत बड़ा उसके बाद कई प्रोग्राम के आपने नाम लिए, नियोनेटल हेल्थ केयर की से रिलेटेड जो है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये था। तो कई स्टेप्स धीरे धीरे लिए गए, जो कि नियोनेटल मार्टेलिटी को आज जो हम देख रहे हैं, जो 2040 से अभी जो है 17 पे आया है, तो उसका यही है कि जब 2013 में 10 साल में इतना अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुमिता घोष, प्रोग्रेस की बात जब हम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे आंकड़े हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम एक तरह से देखें, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन है, और अगर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब की बात करें तो इनके अपने अपने डेटा हैं। जैसे अर्ली न्यूनेटल डेथ्स की अंडर रिपोर्टिंग कभी कभी दिखती है, प्राइवेट सेक्टर रिपोर्टिंग की कभी कभी हमें कमी नज़र आती है। आप मानते हैं कि जो देश में नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य है उसमें ये सुधार हुआ है, लेकिन जो अलग अलग सिस्टम्स के अंडर जो रिपोर्टिंग हो रही है और जो डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं वो कितने मजबूत नजर आ रहे हैं, या इनमें कोई गैप्स हैं, और क्या पॉलिसी स्तर पर इन्हें मजबूत किया जा सकता है? Thank you for calling to this discussion. नियोनेटल मोर्टेलिटी का अगर हम बात करें, जैसे सर इस कुछ फिगर दे रहे हैं, कुछ और जगह से और फिगर्स आता है, एनएफएचएस में कुछ और आता है। तो मुझे लगता है एसआरएस का जो सिस्टम है दैट इज क्वाइट मल्टी स्टेज वेरिफिकेशन होता है, लार्ज सैम्पलिंग है। सो इट इज मोर और लेस हमें वही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट है सारे बच्चे का हिसाब हो, सारे बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन हो और सारे फैसिलिटीज रिपोर्ट करे, ताकि हमें सैंपल, आज कितने साल हो गया, तो हमें आगे से उस तरह जाना चाहिए, द यूनिवर्सल फिगर्स हमारे पास आनी चाहिए। तो दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिसी, क्योंकि ये बच्चों जो है आ रहे हैं 25-26 मिलियन ऑलमोस्ट हमारे देश में। हर 5 बच्चे जो जन्म हो रहा है एक इंडिया में हो रहे हैं। और ये जो वल्नरेबिलिटी है इस पीरियड का, वल्नरेबल बहुत है, इसका
रिलेटेड है, ये इनका बायोलॉजी रिलेटेड है, इनको इम्यूनिटी कम होता है, मेटरनल अभी बताया गया मेटरनल फैक्टर्स बहुत आती है, बहुत सारे सोशल वल्नरेबिलिटी है, पारिवारिक है। तो हमें इसका पूरा हिसाब होना चाहिए। हम मिनिस्ट्री में मेरा सौभाग्य था काम करने का, तो हमने MPCDSR का सॉफ्टवेयर निकले थे जिसमें सारे मदर के डेथ, सारे स्टिल बर्थ, सारे पेरीनेटल डेथ, सारे न्यूबॉर्न डेथ, चाइल्ड डेथ, सब उसमें रिकॉर्ड हो जाए। तो ऐसे एक यूनिवर्सल रिकॉर्ड कलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। बट वही है, बोलना आसान होता है, बट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमें हिसाब मोर और लेस पूरा ही मिल रहा है। जो अभी भी गैप्स है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का, वो कम होना चाहिए। और जो होना चाहिए, बहुत सारे आपने ऑलरेडी विषय को टच किया थोड़ा सा, जो नियोनेटल डेथ का जो अकाउंटेबिलिटी है, फैसिलिटीज कभी कभी उसको लेना नहीं चाहते, उसको वेरी अर्ली अगर नियोनेटल डेथ हुआ, उसको सम हेयर इट इज कोई फैसिलिटी से, कोई जगह से उसको स्टिल बर्थ का हिसाब दिखाया जाता है। ये गैप कम होना चाहिए, हमें ट्रूथफुल होना चाहिए। जो हुआ है स्टिल बर्थ है तो उसको स्टिल बर्थ में काउंट होना चाहिए, नियोनेटल डेथ हुआ, अर्ली हुआ तो उसमें होना चाहिए। तो अभी सिस्टम इज इम्प्रूविंग और आशा है हमें पूरा हिसाब मिलेगा, एवरी बर्थ विल बी काउंटेड। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर घोष। डॉक्टर हरीश, अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 1100 से ज़्यादा सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हैं, लगभग 2800 न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट सक्रिय हैं, लेकिन कई जगह स्टाफिंग का गैप है, इक्विपमेंट डाउन टाइम और ओवरलोडिंग जैसे मुद्दे भी दिखाई देते हैं। और जैसा अभी डॉक्टर संजय ने भी बताया था कि अलग अलग राज्यों में हम जब IMR की बात करते हैं तो वो भी, उनमें भी काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है। जो केरला है वो सबके लिए एक तरह से मिसाल बना हुआ है, जहाँ मोर्टालिटी रेट बहुत कम रहा है। एक तरह से जब हम फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की क्षमता की बात करते हैं, इसे कहाँ और मजबूत करने की ज़रूरत है, और खासकर सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट और न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट के जो क्लिनिकल लोडिंग है और आउटकम्स हैं, इन्हें देखते हुए। सो मैं थोड़ा सा एक पीछे जाऊंगा कारणों में, क्योंकि जो डॉक्टर संजय ने भी बोला कि मेजॉरिटी जो रीजंस हैं वो हमारे प्रिवेंटेबल कारण हैं, और मेजर जो इनमें से अगर हम देखें कारण, वो है प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट। और सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चा बर्थ के टाइम पे रोया नहीं, जिसको हम पेरीनेटल एस्फिक्सिया बोलते हैं। थर्ड जो है इन्फेक्शंस है, अगर हम लार्ज प्रोपोर्शन देखें। और चौथा जो कारण जो डॉक्टर संजय ने भी बताया, वो कंजेंटल मैलफॉर्मेशंस है। तो हमारे जो मुख्य कारण है वो 48% अगर मैं देखूं तो वो प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, दूसरा पेरीनेटल एस्फिक्सिया है, और थर्ड है इन्फेक्शंस। सो अगर हम इन कारणों को देखें, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसा कि आपने बताया कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाए हैं, दैट मीन्स अब ये जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केयर चली गई है फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। बट इनके भी चैलेंजेस अभी हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरवेंशंस तो हैं, जैसे ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग है, कैंगारू मदर केयर है, राइट, और केयर अराउंड बर्थ है। तो इनको हैंडल करने के लिए अभी है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें इनकी जो कवरेज है, मतलब जो कि कहते हैं हम कवरेज कम से कम 80 to 90% हर इंटरवेंशन की होनी चाहिए। लाइक अगर मैं कहूँ बच्चा जन्म पे पैदा हुआ, उसको उस टाइम पे अगर बच्चा नहीं रोया तो उस टाइम कोई ना कोई वहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए या नर्स जो कि उसको रिसस्टेट कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी हमारी इस इंटरवेंशंस की कवरेज पूरी नहीं है। दूसरा एक मुख्य कारण जो एक है क्वालिटी, जैसे मैं अगर कहूँ स्मॉल और सिक बेबीज के लिए कैंगरू मदर केयर की ज़रूरत है, तो उस कैंगरू मदर केयर के लिए क्या मैं उसको 8 घंटे की कैंगरू मदर केयर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ या नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो वो एक आ जाता है क्वालिटी का। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है
रीज़न जो है मैन पावर का। इवन हमने देखा कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में तो लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, बट कई बार जो है वो लोग वहाँ पे से ट्रांसफ़र हो गए, या ठीक। कई बार वहाँ पे लोगों की वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है, लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो हैं सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर मैं कहूँ CHC लेवल पे मैक्सिमम हमारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हैं। दैट इज अनदर थिंग। और जो मोस्ट एक और जो लिंकेज है वो ट्रांसपोर्ट का है जी। कि जब बच्चे जो PHC में या CHC में पैदा हुए, अब ये बच्चे जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं, जो कि हमारा मेजर चंक है, और एस्फिक्सिया वाला बच्चों, इनको समय से ट्रांसपोर्ट करना टू द फैसिलिटी, या उससे पहले भी अगर हम एक और लें, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली जो हमने डिटेक्ट किया, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मदर्स क्या वो उन जगहों पे जाके डिलीवर कर पा रही हैं जहाँ पे न्यूबॉर्न की और केयर ऑफ द मदर की फैसिलिटी भी हो। बिल्कुल। क्योंकि जैसे डॉक्टर सुमिता ने कहा, हमारे पास जो भी इंटरवेंशंस हैं वो मैटरनल मोर्टेलिटी को, न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी को और स्टिल बर्थ को, वो तीनों कम को एक साथ करते हैं। जी। जी। इसीलिए हम कहते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी अर्ली पिकअप हो, और वो वाली जो है वो प्रॉपर समय जगह पे जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज पे जाए। ठीक है। और एक और जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ऊपर हम कहते तो हैं, हमारा मेजर प्रोपोर्शन लो बर्थ वेट है और प्रीमेच्योरिटी, हमें इनके प्रिवेंशन पे भी बात करनी पड़ेगी कि प्री कंसेप्शन पीरियड में बिल्कुल। अगर हम केयर करें, जिसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द मदरहुड, जैसे ही अगर एक कपल ये एक प्लान करता है बेबी के लिए, तो उस टाइम पे क्या इलनेसेस हैं, क्या उनके इन्फेक्शंस को हम दूर करें, उनकी न्यूट्रिशन को करें, कि सो दैट मेरे पास लो बर्थ वेट बेबी पैदा ही ना हो। बिल्कुल, और स्वस्थ बच्चा पैदा हो। बिल्कुल, आपने स्वस्थ बच्चा बहुत पैदा हो। वाजिब ये पॉइंट उठाया है। इसके आगे डॉक्टर संजय राय, अगर हम बात करें होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर के तहत जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, वो घर घर जाकर न्यूबॉर्न्स को एसेंशियल केयर देते हैं। कई राज्यों में विजिट तो दर्ज होती है, लेकिन काउंसलिंग और रेफरल की जो क्वालिटी है वो हम ऊपर नीचे देखते हैं, अनियमित रहती है। तो अगर इन दोनों ही उसमें बात करें तो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की होम विजिट की क्वालिटी और रेफरल चैलेंजेस ग्राउंड लेवल पर क्या कहानी बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? ये जो होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर स्टार्ट ही किया गया इसीलिए कि बच्चे ठीक है 48 आवर्स तो रहते हैं इंस्टीट्यूशन में, इमीडिएट केयर तो मिल जाता है, बट उसके बाद वह जो है घर जाते हैं। जैसा डॉक्टर हरीश भी अभी बता रहे थे कि प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट एक मेजर कारण है, बट इवन प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट से डायरेक्ट डेथ नहीं होती, उनमें भी अगर हम ये एसोसिएटेड है कि उनमें ज्यादा डेथ होती है, बट उनमें भी इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है डेथ होने की। सो इवन अगर प्री मैच्योर डेथ है, प्री मैच्योर बच्चा है या लो बर्थ वेट बच्चा है, 2.5 kg से कम का होता है तो उसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं, सो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है ये आशा, जिनको आप एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा के नाम से ही पूरी कंट्री में मशहूर आशा, शायद आप ऐसे कहेंगे तो लोगों को नहीं, जनरल पब्लिक को, बट आशा सबको पता है, क्योंकि हर 1000 पॉपुलेशन पे ऑलमोस्ट हर गांव में एक आशा है इस समय। तो आशा की जब हम बात करते हैं तो आशा जो है ये करीब 7 विजिट्स होते हैं इसके, कि जस्ट डिस्चार्ज के बाद जा रहा है बच्चा, तो वह कुछ सिम्टम्स होते हैं कि वह जिसको डेंजर साइन कहते हैं, कि बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, बच्चे को जो है बुखार हो गया, कन्वल्जन हो गया, सो ये सब अगर डेंजर साइन है या कुछ इन्फेक्शन के साइन है जिसमें जो है कि नेजल फ्लेयरिंग, ये सब, तो उनको सारा हम एक पूरी बुकलेट उनके पास होती है कि हर विजिट पे आप जाओगे, डिस्चार्ज होने के नेक्स्ट डे जाओगे 48 आवर के बाद, सो 72 आवर पे उनकी वहां पे पहली होती है, फिर 3rd डे होती है, फिर 7th डे होती है, कि उनको अर्ली आइडेंटिफाई कर लें कि बच्चा खतर है। सिर्फ एक
जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा है माँ का, अगर ठीक से उसका रिफ्यूजल हो रहा है, तो एक बहुत ही खतरनाक साइन होता है। जब तक वो माँ का दूध पीता रहता है हम कहते हैं कि अभी तक बच्चा ठीक है, बाकी सबको हम केयर कर लेंगे। बट जब फीड का ये कम होता है, तो ये जो आशा का काम है, रूरल एरिया में आशा कहते हैं, अर्बन एरिया में उसको अर्बन सोशल हेल्थ सर्विस उषा कहते हैं। 1000 पॉपुलेशन पे रूरल एरिया में ये है, अर्बन एरिया में 800 से लेके 1000 पॉपुलेशन के बीच में है वो। कई जगह अर्बन में थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है, 2000 पॉपुलेशन के आसपास हो जाता है। तो आशा या उषा का एक बहुत ही बड़ा रोल है कम करने के लिए। मदर को एजुकेट करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड ब्रेस्ट एडवाइस करती हैं। काउंसलिंग जो टर्म मैं आशा के लिए यूज नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही स्किल्ड जॉब होता है और सारे लोग काउंसलिंग नहीं करते। आल्दो कई जगह मेंशन होता है कि आशा काउंसलिंग करेगी, काउंसलिंग आशा नहीं कर सकती है, हाँ एडवाइस दे सकती है। सो आशा का काम, आशा एडवाइस करती है, वो अर्ली डेंजर साइन को डिटेक्ट कर लेती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से वेरिएशन है, आप अपनी ही कंट्री में, नॉट ओनली केरला, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अगर सिर्फ आप इसको छोड़ दें, आसाम को छोड़ दें, तो बाकी जगह भी केरला जैसा ये 5-6 के आसपास है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी की भी बात करें तो अब आज की डेट में कंट्री का तो 25 है, बट 37 है। यूपी का देखिए 37 है, मध्य प्रदेश का देखिए 37 है, बिल्कुल। उसके बाद छत्तीसगढ़ का, तो 4 से लेके 37 के बीच में। तो ये हमें देखना पड़ता है क्यों है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है इन्फेक्शन, आज की डेट में भी जो है नियोनेटल मॉर्टेलिटी का इन्फेक्शन जो है ऊपर चला जाता है। अगर अलग अलग हम देखते हैं, एसोसिएटेड देखते हैं, तो ठीक है, लो बर्थ वेट एंड आपका आ जाता है प्रीमेच्योरिटी, बट उनमें भी जी आशा का एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ। और देखिए इसीके साथ जो इतना हमारा तेजी से गिराव आया है, कुछ अगर आप देखिए 90 के दशक में 80 के आसपास भी था हमारा इन्फेंट, तो उसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और गवर्नमेंट के प्रोग्राम तो अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुमिता घोष, अगर हम देखें जिस तरह से डॉक्टर संजय ने भी अभी आखिर में कहा कि प्रोग्राम्स हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर अगर हम थोड़ा और ज़्यादा जोर दें और काम करें, तो हम धीरे धीरे करके पहले हम इसको और कम कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर हर देश यही चाहता है कि जो IMR है वो 0 पर पहुंचे। एक तरह से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का नेटवर्क कितना इफेक्टिव है देश में, और नेशनल प्रोग्राम डिजाइन किस स्तर पर, क्या आपको लगता है कि और भी कुछ सुधार हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं? बहुत से राज्यों में न्यूबॉर्न हेल्थ पर खर्च का बड़ा हिस्सा ह्यूमन रिसोर्सेज और फैसिलिटी मेंटेनेंस की तरफ क्या जाना चाहिए, जबकि कॉस्ट इफेक्टिव जो इंटरवेंशंस हैं जैसे ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, क्लीन डिलीवरी किट्स, क्या इनमें अभी भी और फंड की जरूरत है? क्या आपको लग रहा है किस तरह के गैप्स और दिख रहे हैं जिन पर काम करना चाहिए? आप मुझे सिस्टेमिक गैप्स के बारे में पूछा। जरूर बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं और उसके नतीजा दिख रहा है, बट जो अप्रोच का बात है, नियोनेटल डेथ इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी जैसे डिस्कस हुआ या बर्थ वाले, इसका एक लाइफ साइकिल अप्रोच है जो है RMNCHA। तो वो जो डॉट्स है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ये डॉट्स जो है वो जुड़ना चाहिए। जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे एडोलेसेंट गर्ल, एडोलेसेंट अर्ली मैरिज अभी भी है, अभी भी 23% बताते हैं एडोलेसेंट चाइल्ड मैरिज है। एडोलेसेंट मेल न्यूट्रिशन, एडोलेसेंट एनीमिया 59%। सो ये जो प्री कॉन्सेप्शन केयर का बात आया, उपरंतु फैमिली प्लानिंग जैसे बहुत क्लोज बर्थ हो रहे हैं, सो उसमें भी बहुत मॉर्टेलिटी, प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट उसका होता है, चांसेस होता है। एनीमिया, प्रेगनेंसी एनीमिया इज वेरी हाई, एडोलेसेंट एनीमिया इज वेरी हाई। तो ये सब जोड़ के प्रोग्राम अप्रोच होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो हार्ड कोर नियोनेट एरिया है, नियोनेटल हेल्थ एरिया है, इसका लेवल ऑफ केयर जो है उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे सारे बच्चे को तो हाई IPD केयर नहीं चाहिए, रादर उसको माँ के साथ होना और जरूरी है। तो इस हिसाब से न्यूबॉर्न
केयर कॉर्नर है हमारे प्राइमरी फैसिलिटीज में, CHC लेवल पे जैसे NBSU है, स्टेबलाइजेशन यूनिट्स है। जो बच्चे थोड़ा कमजोर है बट उसको इतना केयर नहीं चाहिए, थोड़ा केयर चाहिए। तो बिल्कुल डॉक्टर सुमिता घोष, क्योंकि समय चर्चा का यही पूरा हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों ने उठाए हैं और जाहिर सी बात है कि एक लंबा सफर हमने तय किया है जो कि बहुत सकारात्मक रहा है, लेकिन आगे के जो चैलेंजेस हैं उन पर अगर हम ध्यान दें तो जाहिर तौर पर ये जो आगे की राह है वो और ज्यादा स्मूथ होती हमें दिखाई देगी। डॉक्टर हरीश चिल्लानी आपका, डॉक्टर संजय की राय आपका, डॉक्टर सुमिता घोष, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साफ है चर्चा से कि भारत ने नवजात का जो स्वास्थ्य है उसमें लंबा सफर तय किया है, लेकिन आगे का रास्ता और भी गहरी प्रतिबद्धता, बेहतर निगरानी और परिवार और स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच मजबूत साझेदारी की मांग करता है। न्यूबॉर्न वीक हमें याद दिलाता है कि नवजात सिर्फ जीवित रहे इतना ही काफी नहीं है, उन्हें सुरक्षित, पोषित, समर्थ और स्वस्थ भविष्य मिलना भी चाहिए। हमारे विशेषज्ञों ने नीति, चिकित्सा, समुदाय और प्रणाली के हर पहलू को छुआ और बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए हैं। उम्मीद है कि ये जो संवाद है ये सभी के लिए, माता पिता, नीति निर्माता, स्वास्थ्य कर्मी तक अच्छी तरह से पहुंचेगा और जमीनी सुधार को और भी तेज करेगा। इसी के साथ इनसाइट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।